नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित इश्यूज एवं इनिशिएटिव्स को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित प्रमुख समस्याओं एवं प्रमुख मुद्दों के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित प्रमुख इनिशिएटिव्स या उपायों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। देखिए, सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए या औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए 3 प्रकार के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो कि है अधोसंरचनात्मक उपाय या योजनागत इनिशिएटिव्स या वित्तीय इनिशिएटिव्स या वित्तीय पहले। यहाँ पर सरकार ने उद्योगों को अच्छा अवसंरचना देने के लिए या फिर उद्योगों की अधोसंरचना, उद्योगों को अच्छी अधोसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, औद्योगिक गलियारे, फिर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना एवं सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया है। तो वहीं सरकार ने औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं भी लागू की हैं, ताकि औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार, कौशल एवं पूंजी की जो उपलब्धता है वो तथा अन्य जितनी भी समस्याएं हैं उनको योजनागत स्तर पर उनका समाधान निकाला जा सके। इसके लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये योजनाएं लागू की हैं। इसके साथ ही सरकार ने उद्योगों को आसानी से सुलभ तरीके से पूंजी उपलब्ध हो जाए, इस हेतु कई यहाँ पर वित्तीय संस्थाओं की भी स्थापना की है, जैसे IFCI जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। फिर औद्योगिक विकास के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। तो वहीं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फिर UTI हो जाएगा, फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन हो जाएगा और ICICI इत्यादि वित्तीय एवं विनियामक जो वित्तीय संस्थाएं हैं इनकी स्थापना की गई थी। अब परीक्षा में यहाँ पर 3 नंबर के जो हैं 3 नंबर के, 5 नंबर के और 11 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको इसीलिए बता देता हूं ताकि आप मानसिक रूप से तैयार हो सकें कि 3 नंबर में कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, 5 नंबर में कौन सा और 11 नंबर में कौन सा। यहाँ पर जो अगर हम जैसे बात करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी परिभाषा, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की परिभाषा, या फिर हो सकता है इधर IDBI के बारे में, तो 3 नंबर में अधिकांश रूप से या 3 नंबर में मुख्य रूप से जो प्रमुख शब्दावली है या प्रमुख परिभाषाएं उनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर आज के टॉपिक से बात करें तो 5 नंबर में हो सकता है स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या फिर औद्योगिक गलियारे, प्रमुख औद्योगिक गलियारे, ये जो है प्रश्न 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं, राइट। या फिर 11 नंबर में जो है वो प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से, राइट। आप देखिए, इस वर्ष जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की जो डेफिनेशन है वो चेंज की है, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो ये चर्चा का जो है MSME सेक्टर ये जो है ये करंट न्यूज़ में भी है, इसीलिए यहाँ से MSME की जो नई परिभाषा है वो तो 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि MSME या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की नई परिभाषा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में इनके महत्व को स्पष्ट कीजिए, राइट। या फिर जो नवरत्न, महारत्न या मिनी रत्न योजना है उससे उद्योगों को कैसे बढ़ावा मिलेगा, इस पर चर्चा कीजिए। ये 11 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्रम से पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और आपको मैंने बता दिया है कि 3 नंबर में, 5 नंबर में और 11 नंबर में किस तरीके के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो पहला बिंदु हो जाएगा हमारा यहाँ पर, हम अधोसंरचनात्मक जो है, इस लेक्चर में हम सारे की सारी जो अधोसंरचनात्मक उपाय हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे।
तो पहला हो जाएगा यहाँ पर विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है, SEZ। अब विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं उसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक बताना चाहूँगा। देखिए, उद्योगों की स्थापना तभी होगी जब उद्योगों के लिए सस्ते दाम पर क्या मिल जाए, भूमि मिल जाए, राइट। या फिर दूसरी चीज ये है कि एक तो सस्ते दाम पर उनको क्या मिल जाए, भूमि मिल जाए, तथा 24 घंटे जहां पर कंपनी है वहां पर क्या मिलना चाहिए, बिजली मिलना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आपने यहाँ पर आइसक्रीम की एक फैक्ट्री लगा ली, अब पता चला कि 4 घंटे के लिए लाइन चली गई और आपके जो फ्रीज़र हैं वो काम नहीं कर रहे, तो आपकी जो आइसक्रीम है वो तो क्या बन जाएगी, लस्सी बन जाएगी। इसीलिए 24 घंटे क्या होना चाहिए, वहाँ पर बिजली की उपलब्धता भी होनी चाहिए, राइट। फिर जहाँ पर आपकी कंपनी है वहाँ से लेकर बाजार तक परिवहन की उत्तम व्यवस्था भी होनी चाहिए। पता चला कि आप जो है कांच के या चीनी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और ट्रक में भरकर आपने उनको दूसरे स्थान पर पहुंचाया, लेकिन सड़कें इतनी खराब हैं कि आधे जो बर्तन हैं वो रास्ते में ही टूट गए, तब भी आपको क्या होगा, नुकसान होगा, राइट। चौथी चीज़ ये है कि वहाँ पर सरकार टैक्स भी कम ले। नहीं तो कई बार आपने देखा होगा कि जब आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके जो वैल्यू होती है, उसकी जो कीमत होती है वो और भी ज़्यादा होती है। अगर आप एक तरीके से हाउसिंग प्रॉपर्टी, जहां पर आप घर बनाकर रहेंगे, वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो वो सस्ते दाम पर मिलती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी और महंगे दाम पर खरीदती है। तो अगर यहाँ पर सरकार जो है योजनाओं के माध्यम से कम टैक्स लेकर जो है जमीन भूमि उपलब्ध नहीं कराएगी, या फिर कमर्शियल जो क्षेत्र है उसको डेवलपमेंट के लिए अगर टैक्स कम नहीं करेगी, तो सीधी सी बात है वहाँ पर उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये सब चीज़ें सरकार कर सकती है तो सरकार को ये जो है हर जगह पर जो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आसानी से इन सुविधाओं की उपलब्धता करा देनी चाहिए। लेकिन आप सोचो, क्या सरकार के लिए ये मुमकिन है कि वो पूरे के पूरे देश में या हर जगह 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा पाए, हर जगह पर परिवहन की जो है व्यवस्था उससे कनेक्टिविटी बढ़ा पाए, या फिर वहाँ पर जो है भूमि अधिग्रहण के नियम वो उस क्षेत्र में लागू कर पाए? ये सरकार के लिए क्या है, उतना आसान नहीं है। इसलिए सरकार क्या करती है, सरकार क्या करती है, एक ऐसे क्षेत्र की तलाश करती है जहां पर सरकार इन सभी सुविधाओं को मुहैया करा पाए। इससे क्या फायदा होगा कि सरकार यहां पर 24 घंटे बिजली, परिवहन, इस क्षेत्र के लिए एक तो जो आर्थिक कानून है वो भी क्या कर देगी, आर्थिक जो जितने भी नियम है, आर्थिक नियम है वो भी क्या कर देगी, मतलब आर्थिक नियम भी सरल बना देगी, ताकि लोग उस क्षेत्र में जो है निवेश करने के लिए, कंपनी लगाने के लिए प्रोत्साहित हों। उसके साथ ही सरकार जब यहाँ पर परिवहन की, बिजली की, पानी की, कई इस तरीके की जो है सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तो लोग यहाँ पर प्रोत्साहित होंगे, राइट। और सरकार इस क्षेत्र को आसानी से आसानी से रेलवे से या पोर्ट या बंदरगाह से जोड़ सकती है। तो कुल मिलाकर अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो क्षेत्र में जो जितनी भी रियायतें दी जाती हैं उस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। अगर परीक्षा में लिखना हो तो हम सीधा लिख सकते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा आर्थिक कानून अधिक उदार होते हैं, जहां पर आर्थिक कानून अधिक उदार होते हैं। इसके साथ ही जहां पर एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र होता है जिसमें पूर्ण विकसित आधारिक या अवसंरचनात्मक संरचना मौजूद होती है, और उन क्षेत्रों को ही क्या कहा जाता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, राइट। भारत में औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने के लिए तथा विदेशी निवेश तथा घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अप्रैल 2020 में विशेष आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। और इस जो नीति थी, विशेष आर्थिक नीति 2000, इस नीति का मुख्य उद्देश्य था कि एक तो औद्योगिकरण की गति बहुत
तेज हो जाए और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो अर्थव्यवस्था के क्या बन जाए, इंजन बन जाए, या फिर यहाँ पर विकास के इंजन बनाने की जो थी ये योजना थी। इसके साथ ही इस योजना के तहत भारत में जितने भी जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र थे, राइट, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, उनको SEZ में क्या कर दिया गया था, परिवर्तित कर दिया गया था। और आगे भी जाकर जो विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं उनमें और आधारभूत संरचनाएं या सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक नया अधिनियम, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित किया गया, जो कि फरवरी 2006 से लागू है, ताकि सरकार ये जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र जिनमें सरकार कई सुविधाएं मुहैया कराती है, जिससे जो निवेशक होते हैं वो आकर्षित होते हैं, वहां पर कंपनियों की स्थापना होती है, जिससे औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने की संभावना अधिक होती है। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के महत्व क्या है या उद्देश्य क्या है, किन कारणों से। यहाँ पर परीक्षा में हो सकता है 5 नंबर में ये पूछ लिया जाए कि किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जाती है, या फिर SEZ का भारतीय औद्योगिकरण की प्रक्रिया में महत्व क्या है वो समझाइए। तो उसका उत्तर हमारा यही होगा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रमुख उद्देश्य या इनका जो महत्व है उनको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहला तो यहीं पर हो जाएगा कि जब विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना होती है तो उससे वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा मिलता है। कैसे? जब किसी विशेष क्षेत्र में सरकार कई सुविधाएं मुहैया कराती है तो वहां पर कई प्रकार के उद्योगों की स्थापना होती है, और जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसको हम आसानी से निर्यात कर सकते हैं, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। दूसरा हो जाएगा SEZ की स्थापना से अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का क्या होता है, सृजन होता है। जब देखिए, जब एक उद्योग की स्थापना होती है तो उस उद्योग के संचालन के लिए कच्चे माल की, रोजगार की तथा अन्य परिवहन तथा अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है, और उन सुविधाओं की उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई अन्य सेवाएं भी या कई अन्य उद्योगों का भी विकास होता है। इसीलिए किसी भी क्षेत्र विशेष में जब SEZ का विकास होता है तो उससे अतिरिक्त जो आर्थिक गतिविधियां हैं, चाहे वो परिवहन से संबंधित हों या फिर उन SEZ में जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर रोजगार को बढ़ावा भी मिलता है, और उनके जो बच्चे रहते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो उनके लिए बाजार की आवश्यकता। तो इस तरीके की जो है कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का सृजन भी होता है। इसके साथ ही SEZ के निर्माण से जो जितनी भी बुनियादी सुविधाएं होती हैं, जैसे पानी की व्यवस्था हो जाएगी, बिजली की व्यवस्था हो जाएगी, उनका बंदरगाहों से या रेलवे से कनेक्टिविटी हो जाएगी, फिर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो जाएगी, ये सभी जो हैं सुविधाएं आसानी से मुहैया हो जाती हैं एवं इन सुविधाओं का विकास होता है। अगला, रोजगार के अवसर भी क्या होते हैं, सृजित होते हैं, राइट। जिन क्षेत्रों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं वहाँ पर कई प्रकार की उद्योगों की स्थापना होती है, जिससे आसपास के क्षेत्रों के एवं उस राज्य के लोगों को क्या मिलता है, रोजगार उपलब्ध होता है, राइट। इसके साथ ही अगला हो जाएगा यहाँ पर घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश को आकर्षित करना, और ये इसका जो है सबसे बड़ा क्या होता है, पॉइंट है। यहाँ पर जो विशेष आर्थिक क्षेत्र होते हैं वो दरअसल निवेश को आकर्षित करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में कंपनी नहीं लगाएगा जहां पर उसको सुविधाएं ना मिले, उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़े और उसकी जो उत्पादन लागत है वो बहुत बढ़ जाए। सीधी सी बात है, अगर उसकी उत्पादन लागत बढ़ेगी तो उसको मुनाफा कम होगा और वो उद्योग की स्थापना नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको सुविधाएं भी मिलेंगी, टैक्स भी कम देना पड़ेगा, अन्य सुविधाओं की वजह से अगर उसकी उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है तो वो डेफिनेटली उस जगह पर क्या करेगा,
उद्योगों की स्थापना करेगा। इसीलिए जो SEZ होते हैं वो विदेशी स्रोतों एवं घरेलू स्रोतों से निवेश को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, राइट। अब इसके बाद में दूसरा हो जाएगा यहाँ पर निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, या जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, राइट। देखिए यहाँ पर जो इस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है इसकी परिभाषा SEZ से मिलती है, या फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो अप्रैल 2000 की जो विशेष आर्थिक नीति थी उसमें ही जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र थे इनको ही विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया था। अर्थात हम सामान्य भाषा में ये कहें कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र भी ऐसे विशेष क्षेत्र होते हैं जहां पर आर्थिक कानून अन्य क्षेत्रों की तुलना में क्या होते हैं, आर्थिक कानून अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक उदार होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं या अवसंरचनात्मक सुविधाएं बेहतर होती हैं, राइट। SEZ और EPZ में अंतर केवल इस बात का होता है कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होते हैं इनमें जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उन वस्तुओं को निर्यात कर दिया जाता है। यहाँ पर इन वस्तुओं को क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। तो बाकी की जो है परिभाषा है या इनकी जो है क्रिया विधि वो लगभग समान है। अंतर केवल इतना है कि SEZ की तुलना में जो EPZ होते हैं उनमें जितना भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उनको निर्यात कर दिया जाता है, राइट। इसके साथ ही इन उद्योगों की स्थापना भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी की गई थी। इसके साथ ही अगर हम SEZ और EPZ की तुलना करें तो EPZ विशेष आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में ये इनका जो है दायरा कम होता है। तो ये यहाँ पर हमने EPZ की चर्चा की। अब हम औद्योगिक या आर्थिक गलियारों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए औद्योगिक गलियारे या आर्थिक गलियारे क्या होते हैं वो समझिए। यहाँ पर जो औद्योगिक गलियारा या आर्थिक गलियारा ये निवेश, एक तो निवेश को बढ़ाने हेतु और दूसरा बढ़ाने हेतु अवसंरचना का पैकेज। यहां पर अभी अगर हमने देखा था SEZ जो क्षेत्र था उसी से मिलते जुलते यहाँ पर क्या होते हैं, औद्योगिक गलियारे होते हैं। क्या होता है कि यहाँ पर जो औद्योगिक गलियारे होते हैं वो निवेश या अवसंरचना का एक संपूर्ण पैकेज होता है और इसके तहत या औद्योगिक गलियारों के तहत एक बड़े क्षेत्र के कई उद्योगों के जो क्षेत्र होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है, राइट, ताकि जो वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं या जो कच्चा माल है उनकी आवाजाही या उनका परिवहन क्या हो सके, आसान हो सके। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे हमने कहा कि ये कोई एक विशेष क्षेत्र है जहां पर कपास का या फिर किसी भी प्रकार के कच्चे माल का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये क्षेत्र में कोई भी यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री है या कंपनी है जिसके लिए कपास की आवश्यकता है। अब आप सोचो, अगर इन दोनों को हम रेलवे सुविधा के माध्यम से या बड़ी बड़ी जो है उन्नत एवं आधुनिक सड़क सुविधाओं से इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ दें तो यहाँ पर जो है कपास और कपास को फैक्ट्री तक पहुँचने में सुविधा होगी, राइट। ईंधन की खपत कम होगी, समय की बचत होगी और ईंधन एवं समय की बचत से ही इसकी जो उत्पादन का कीमत है वो भी कम हो जाएगी, राइट। वहीं जो फैक्ट्री है, अब ये जो फैक्ट्री है इससे जितना भी उत्पादित वस्तुएं हैं उनको बेचने के लिए बाजार चाहिए और अगर हम इससे बाजारों को भी क्या कर दें, आपस में जोड़ दें तो इन वस्तुओं का कच्चा माल से प्रोसेसिंग होना और प्रोसेसिंग से बाजारों तक पहुंचना क्या हो जाएगा,
आसान हो जाएगा और इससे जो है विभिन्न एक दूसरे के जो जितने भी हैं औद्योगिक क्षेत्र वो भी क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे तकनीकी हस्तांतरण भी होगा, फिर जो कौशल है वो भी विकास होगा एक क्षेत्र के जो है। तो इस तरीके से जो परियोजना है, निवेश परियोजना या निवेश का जो पैकेज है, अवसंरचनात्मक निवेश का जो पैकेज है, उसको ही हम क्या कहते हैं, औद्योगिक गलियारा कहते हैं। अगर हमको कम शब्दों में इसको लिखना हो तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि औद्योगिक या आर्थिक गलियारे देश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने की एक प्रक्रिया है, जिससे परिवहन, आपूर्ति एवं अवसंरचना में सुधार होगा। और जब परिवहन, आपूर्ति और अवसंरचना में सुधार हो जाएगा तो इससे एक और आर्थिक विकास होगा, वहीं आय भी बढ़ेगी तथा रोजगार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। राइट। भारत में समय समय पर कई औद्योगिक गलियारों की स्थापना भी हुई है, जैसे दिल्ली मुंबई आर्थिक गलियारा, फिर चेन्नई बेंगलुरु आर्थिक गलियारा, बेंगलुरु मुंबई आर्थिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता आर्थिक गलियारा और पूर्वोत्तर आर्थिक गलियारा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। राइट। अब हम यहाँ पर एक एक करके जो जितने भी इकोनॉमिक कॉरिडोर या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली मुंबई। राइट, दिल्ली मुंबई आर्थिक गलियारा। राइट, देखिए दिल्ली मुंबई आर्थिक गलियारे की जो स्थापना है वो भारत एवं जापान के बीच हस्तांतरित समझौता ज्ञापन के अनुसरण में हुई थी और इस आर्थिक गलियारे के माध्यम से उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक के लिए 504 किलोमीटर लंबा यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। और ये इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है ये 6 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र है। सीधा सा मतलब ये है कि 6 राज्यों के जो है औद्योगिक केंद्रों को यहाँ पर परिवहन सुविधाओं से, सड़क सुविधाओं से एवं रेलवे सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि जो उत्पादित वस्तुएं हैं या कच्चा माल है उनका यातायात एवं परिवहन आसान हो सके, समय की बचत हो सके एवं ईंधन की भी बचत हो सके। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा। राइट, यहाँ पर जो चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा है इसकी स्थापना वर्ष 2011 में भारत एवं जापान शिखर वार्ता के दौरान दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने जो चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे को विकसित करने का निर्णय लिया था, उसके आधार पर चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे की स्थापना हुई थी। इस चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक विकास गलियारा से जो है 3 राज्य यहाँ पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। राइट, उसके बाद में तीसरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन सा है, बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा। राइट, ये है यहाँ पर फरवरी 2013 में। देखिए ये जो 3 औद्योगिक गलियारे हैं ये 3 अलग अलग देशों की आर्थिक मदद या फिर हम ये कहें कि उनके सहयोग से यहाँ पर विकसित किए जा रहे हैं। जैसे दिल्ली मुंबई जो है वो जापान एवं भारत के बीच, फिर चेन्नई बेंगलुरु भारत एवं जापान, और यहाँ पर बेंगलुरु और जो मुंबई है वो यूनाइटेड किंगडम। तो फरवरी 2013 में भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य इस गलियारे के विकास पर सहमति बनी थी और इस गलियारे के तहत एक दृष्टिकोण योजना जो है वो तैयार की जाएगी, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में 4 और कर्नाटक राज्य में 6 नोड चिन्हित किए गए हैं। नोड से तात्पर्य एक विशेष क्षेत्र से है जिसको एक विशेष संस्था जो है विकसित करेगी। तो यहाँ पर बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक जो गलियारा है उसमें महाराष्ट्र के 4 और यहाँ पर कर्नाटक के 6 नोड जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पर विकास परियोजनाएं क्रियान्वित होंगी। अगला हो जाएगा अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा। देखिए अमृतसर दिल्ली कोलकाता यह जो गलियारा है
इसमें अंतर्देशीय जल प्रणाली को विकसित किया जाएगा और इस परियोजना के माध्यम से ही भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि इलाहाबाद से लेकर हल्दिया के बीच में इसे विकसित किया जाएगा। और आपको पता होगा कि जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं को जब हम जल मार्ग से जब उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं तो उससे ईंधन में बहुत ज़्यादा बचत होती है। इसीलिए अगर हमारे देश में नदियों के माध्यम से दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ा जाए तो उससे जो यातायात एवं परिवहन है वो बहुत सुगम हो जाएगा और साथ ही साथ जो है ईंधन में भी बचत होगी। तो अमृतसर, दिल्ली एवं कोलकाता औद्योगिक गलियारे से राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है वो विकसित किया जाएगा और इसके साथ ही इस गलियारे के माध्यम से उत्तरी एवं पूर्वी राज्यों में औद्योगिक विकास को तीव्र करने में भी सहायता मिलेगी। राइट, अगला हो जाएगा पूर्वी तट आर्थिक गलियारा परियोजना। पूर्वी तट आर्थिक जो गलियारा परियोजना है इसको कोलकाता, चेन्नई एवं तूतीकोरिन को जोड़ने वाली परियोजना भी कहते हैं। अर्थात इस परियोजना से कोलकाता, चेन्नई एवं तूतीकोरिन जो है पोर्ट, उनको इससे जोड़ा जाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारे देश का पहला क्या है, आर्थिक, या हम ये कहें कि पहला तटीय आर्थिक गलियारा है। अब हम अगला इनिशिएटिव MSME सेक्टर को पढ़ेंगे। M का मतलब यहाँ पर होता है माइक्रो अर्थात सूक्ष्म, S का मतलब स्मॉल मतलब लघु, और M का मतलब होता है मीडियम मध्यम, और E मतलब हो जाएगा इंटरप्राइजेस। मीन्स माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस, या जिसको हम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग कहते हैं। देखिए हमारे देश में जो बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योग एक तो विशेष स्थानों पर हैं, उनकी स्थापना के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, वो विशेष प्रकार की वस्तुओं का ही उत्पादन करते हैं और विशेष कौशल वाले व्यक्तियों को ही उसमें रोजगार मिलता है। लेकिन यदि हमको यहाँ पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करना है तो फिर ऐसे उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए जो कम पूंजी में स्थापित हो जाएं, जिसमें हर प्रकार का कौशल इस्तेमाल हो जाए या कौशल उसमें इस्तेमाल हो जाए, या फिर जिससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो, तो उससे हमारी जो घरेलू आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उनका निर्यात भी कर पाएंगे। इस लिहाज से जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग हैं वो हमारे देश में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में सरकार के द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण उपाय है या इनिशिएटिव्स है। अब यहाँ पर जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग होता है इसको सरकार ने परिभाषित किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको परिभाषित करने का कारण क्या है। भाई सरकार ने MSME सेक्टर हो या नवरत्न या मिनी रत्न जो है वो कंपनियों का इनको दर्जा क्यों देते हैं। देखिए क्या होती है कि जब सरकार जब भी औद्योगिक क्षेत्र में कोई नीति बनाएगी तो वो हर बार तो ये नहीं करेगी ना कि लाओ वो रिपोर्ट लेके आओ कि हम देखते हैं कि इसमें कितने उद्योग हैं, उनको कितने की ज़रूरत है, इनको हम कितना टैक्स दें या कौन सी इसके लिए योजना लागू करें। इससे बचने के लिए सरकार क्या करती है, पहले ही जो औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं उनको MSME या मिनी रत्न या नवरत्न का दर्जा दे देती है, ताकि भविष्य में सरकार जब कभी भी परिवहन को लेकर, टैक्स कम करने को लेकर या निवेश को लेकर जब कभी भी योजनाएं बनाएगी तो उस प्रकार के जितने भी उद्योग हैं उनका रेगुलेशन, उनका नियंत्रण, उनके लिए योजनाएं बनाना और उन योजनाओं को लागू करना बहुत क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। राइट, इसीलिए यहाँ पर सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को परिभाषित करती है और यहाँ पर सरकार आवश्यकता पड़ने पर जो है राहत पैकेज भी निकालती है। जैसे अभी कोरोना महामारी है तो इसमें भी सरकार ने कई प्रकार की, जैसे MSME सेक्टर है उसके लिए अलग से विशेष आर्थिक पैकेज निकाला है, या उसके लिए जो टैक्स दर है उसमें छूट की है, या फिर RBI है तो वो भी कई प्रकार की जो
ब्याज नीति है वो भी इन क्षेत्रों के लिए निर्धारित करता है। तो इस लिहाज से आप इसको समझेंगे कि जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग है ये एक विशेष प्रकार के उद्योग होते हैं और इनके निर्धारण से सरकार के द्वारा नीतियों को बनाना, उनको लागू करना या क्रियान्वयन करने में क्या होती है, आसानी होती है। इसके साथ ही ये उद्योग हमारे देश में रोजगार हो चाहे निर्यात हो हर क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। और एक दूसरा कारण भी है यहाँ पर, देखिए वर्तमान समय में कोरोना महामारी और 2-3 साल से जो मंदी थी या जो एमएसएमई सेक्टर में जो प्रॉब्लम थी उनको हल करने के लिए यहाँ पर सरकार ने इनकी परिभाषा में भी परिवर्तन किया है। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि आखिरकार किन औद्योगिक इकाइयों को या विच इंटरप्राइजेज आर कॉल्ड एमएसएमई, या किन औद्योगिक इकाइयों को सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्योग कहा जाएगा, राइट। तो देखिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम अधिनियम 2006 के माध्यम से यहाँ पर विनिर्माण के क्षेत्र में मतलब मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अर्थ तथा सेवा के रूप में यहाँ पर उद्यमों को वर्गीकृत किया गया था। और ये जो वर्गीकरण है ये उद्योगों में जो मशीनरी है, संयंत्र हैं और जो मशीनरी है उसमें निवेश के आधार पर किया गया है। अर्थात जो जितने भी उद्योग हैं, एक तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम अधिनियम 2006 के माध्यम से विनिर्माण उद्यम और सेवा उद्यम इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। विनिर्माण उद्यम जो हैं जिनमें किसी न किसी वस्तु को मैन्युफैक्चर किया जाता है, चाहे वहाँ पर जूते बनते हों, कपड़े बनते हों या कोई भी जो है उपयोगिता की वस्तु का निर्माण होता हो, और यहाँ पर सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर 2006 की परिभाषा के अनुसार यदि विनिर्माण जो उद्यम है उनमें संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश अगर 25 लाख रुपए तक है तो उसे हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म उद्योग कहेंगे। वहीं अगर विनिर्माण उद्यम के क्षेत्र में निवेश जो है 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में है तो वो लघु उद्यम कहलाएगा। और यदि विनिर्माण उद्यम में मशीनरी एवं संयंत्र में जो निवेश है वो 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है तो फिर उस उद्यम को क्या कहेंगे, हम मध्यम उद्यम कहेंगे या मीडियम एंटरप्राइजेस कहेंगे। वहीं अगर कोई जो एंटरप्राइज है वो सेवा क्षेत्र से संबंधित है और उसमें 10 लाख रुपए तक है तो जो है उद्योग क्या होगा, सूक्ष्म एंटरप्राइज होगा। फिर वहीं 10 लाख से 2 करोड़ तक का निवेश है तो वह लघु एंटरप्राइज होगा, और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का जो है निवेश है तो वो कैसा होगा, मध्यम एंटरप्राइज होगा। और ये इसीलिए किया गया है क्योंकि जो सेवा क्षेत्र के उद्यम होते हैं उनको कम मात्रा में मशीनरी की या फिर रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस सीमा में और इसमें क्या है, काफ़ी अंतर है। तो जो सेवा क्षेत्र हैं उनमें कम निवेश की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर 10 लाख तक सूक्ष्म, 10 से 2 करोड़ लघु एवं 2 करोड़ से 5 करोड़ तक क्या हो जाएगा, यहाँ पर मध्यम उद्योग कहलाएगा। ये परिभाषा पहले की थी। अब यहाँ पर 2020 में सरकार ने एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है और उस नोटिफिकेशन के आधार पर एमएसएमई की जो नई परिभाषा है वो 1 जुलाई 2020 से यहाँ पर परिवर्तित हो चुकी है। तो 2020 के गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से 1 जुलाई 2020 से जो एमएसएमई सेक्टर है उसकी जो नई परिभाषा है वो इस प्रकार है, राइट। इसमें अब यहाँ पर पहली चीज तो ये है कि जो पुरानी परिभाषा थी उसमें विनिर्माण उद्यम एवं सेवा उद्यम दोनों के लिए अलग अलग क्या थे, क्राइटेरिया थे। लेकिन इसमें इस जो नई परिभाषा है 1 जुलाई 2020 से जो लागू होगी उसमें उन दोनों को ही क्या कर दिया गया है, एक से ही उन दोनों के क्या है, क्राइटेरिया है। तो अब यहाँ पर विनिर्माण क्षेत्र के एवं सेवा क्षेत्र से जो संबंधित
इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए एक ही प्रकार की सीमा निर्धारित की है। राइट, पहली चीज होगी, समझ में आई आपको कि यहां पर विनिर्माण एवं सेवा दोनों के लिए यहां पर क्राइटेरिया निर्धारित किया है। दूसरी चीज, पहले जहां पर यहां पर संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश को ही आधार बनाया था, अब यहां पर दो आधार बना दिए हैं, एक तो निवेश और दूसरा क्या कर दिया है, टर्नओवर। राइट, तो इस आधार पर अगर हम नई परिभाषा देखें तो यदि किसी इंटरप्राइजेज में 1 करोड़ से कम का क्या होता है, निवेश होता है, तो वो क्या माना जाएगा, माइक्रो इंटरप्राइज या सूक्ष्म उद्योग माना जाएगा। निवेश 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में होता है तो उसे लघु या यहाँ पर स्मॉल जो है इंटरप्राइज माना जाएगा। वहीं यदि निवेश 50 करोड़ से क्या है, 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के बीच में है तो उसको क्या माना जाएगा, मीडियम इंटरप्राइज माना जाएगा। वहीं अगर दूसरा जो है महत्वपूर्ण, ये भी आपको याद रखना कि वार्षिक टर्नओवर, अगर किसी भी इंटरप्राइज का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वो सूक्ष्म माइक्रो इंटरप्राइज, 50 करोड़ से कम है तो वो लघु स्मॉल इंटरप्राइज, और 250 करोड़ से कम है तो वो क्या माना जाएगा, मीडियम इंटरप्राइज माना जाएगा। ये इन उद्यमों की जो है नई परिभाषा है। अब हम यहाँ पर इन उद्यमों की कई महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम इनका क्या पढ़ेंगे, महत्व पढ़ेंगे कि एमएसएमई सेक्टर आखिरकार हमारे देश के लिए कैसे अनिवार्य है। तो इसका जो सबसे पहला महत्वपूर्ण तो यही है कि ये एमएसएमई सेक्टर जो है ये कई प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एमएसएमई सेक्टर हमारे देश में कई आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइट, दूसरी चीज़ ये है कि ये रोजगार का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। राइट, और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो तीसरा बिंदु है इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो एमएसएमई सेक्टर है ये वैविध्यपूर्ण है, अर्थात एमएसएमई सेक्टर में उद्योग हैं वो वैविध्यपूर्ण है, उनमें अलग अलग प्रकार की सेवाएं एवं वस्तुओं का मैन्युफैक्चर किया जाता है। राइट, इसके साथ ही इनकी संख्या भी क्या है, अधिक है। राइट, अगला जो है, वर्तमान में जो हमारे देश में एमएसएमई इकाइयां हैं वो 51 मिलियन इकाइयां हैं। राइट, 51 मिलियन इकाइयों से अधिक एमएसएमई सेक्टर्स में इकाइयां हैं और जो कि हमारे देश में 111 मिलियन नागरिकों को रोजगार भी प्रदान करता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ये वैविध्यपूर्ण है और 111 मिलियन नागरिकों को ये रोजगार उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर हमारे देश में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण लगभग 6000 प्रकार के उत्पादों के विनिर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके साथ ही जो कुल मैन्युफैक्चर होता है हमारे देश में, कुल मैन्युफैक्चरिंग में 33% जो है हिस्सा किसका है, यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर्स का है। इसके साथ ही निर्यात में 45% जो है वो हिस्सा किसका है, एमएसएमई का। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपको यही बात याद रखनी है कि सरकार एमएसएमई को इतनी प्रायोरिटी इसीलिए देती है कि जितना भी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें लगभग जो आधा हिस्सा होता है वो एमएसएमई सेक्टर का होता है। तो यहाँ पर कुल मैन्युफैक्चरिंग में स्थान कितना है, 33% भागीदारी, लेकिन देश के कुल निर्यात में एमएसएमई सेक्टर का योगदान कितना है, 45%। इसके साथ ही जो एमएसएमई सेक्टर है ये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है, जैसे 111 मिलियन नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही ये ग्रामीण क्षेत्रों की, ये आपको समझना है, देखो बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में एकदम से नहीं हो सकती, इसीलिए
जो संक्रमण क्षेत्र है, जो गांव से नगरों में परिवर्तित हो रहे हैं, वहां पर जो है एमएसएमई की स्थापना होती है, अर्थात वहां पर औद्योगिकरण का प्रारंभ एमएसएमई इंटरप्राइजेस के रूप में होता है और इससे ये क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है हमारे देश का जो कुल जीबीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसमें एमएसएमई सेक्टर का जो प्रतिशत है वो कितना है, 33% हिस्सा होता है। इसके साथ ही हमारे देश की जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर का जो प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 31% योगदान होता है। तो अगर हम जीडीपी में हिस्सेदारी की बात करें वो भी लगभग 31% है, फिर जीबीए में बात करें तो 33%, राइट, निर्यात में 45%, राइट, विनिर्माण में 33% की भागीदारी होती है। इसीलिए एमएसएमई सेक्टर हमारे देश के औद्योगिकरण के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, राइट। और ये जो डेफिनेशन है जो सरकार ने चेंज की है वो इसीलिए की है ताकि नई नई उद्योगों की इकाइयाँ जो हैं वो उनकी स्थापना हो सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर में ग्रोथ होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, हमारे जीडीपी में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, अब हम महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो नवरत्न, महारत्न एवं मिनी रत्न है उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पीएसयू समझना पड़ेगा, राइट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इसको भी हम यहाँ पर सबसे शुरू में पीएसयू के बारे में समझेंगे, फिर उसके बारे में महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न के बारे में समझेंगे। और ये टॉपिक अगर हम पूरे ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में औद्योगिक विकास ना के बराबर हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में औद्योगिक नीतियों के माध्यम से हमारे देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तथा सार्वजनिक क्षेत्र में कई उद्योगों की स्थापना हुई, अर्थात सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ हुई, राइट। हालांकि कई प्रमुख उद्योगों की स्थापना स्वतंत्रता से पहले भी हो चुकी थी। अब यहाँ पर सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना जो है वो जैसे अगर हम देखें तो 1948 की और 1948 की औद्योगिक नीति, 1956 की औद्योगिक नीति, इन औद्योगिक नीतियों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था ताकि हमारे देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए, राइट। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सार्वजनिक उद्यम कौन से होते हैं। देखिए, जो औद्योगिक नीति में मैंने आपको बताई थी कि देखिए ऐसे आर्थिक या औद्योगिक उद्यम जिनका स्वामित्व एवं नियंत्रण राज्य या सरकार के हाथों में होता है, अर्थात जिन उद्योगों की स्थापना सरकार करती है, सरकार ही उनका नियंत्रण एवं उनका रेगुलेशन करती है, उन उद्यमों को क्या कहते हैं, सार्वजनिक उद्यम कहते हैं, राइट। और वर्तमान समय में आपको पता है कि जो कई संयुक्त उद्यम होते हैं, संयुक्त उद्यम में अगर हम हिस्सेदारी के रूप में चर्चा करें तो जैसे अगर किसी भी क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% आधे से अधिक होती है, जैसे अगर हम ये कहें कि भाई कोई इंडस्ट्री है उसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है वो 51% है और गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 49% है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो निजी क्षेत्र की इंडस्ट्री मानी जाएगी। तो यहाँ पर दो ही क्राइटेरिया है। पहला तो हमने यहीं पर ये मान लिया है कि ऐसे उद्यम जिनका स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है, जिनकी स्थापना नियंत्रण सरकार या राज्य करता है, उन उद्यमों को हम सार्वजनिक उद्यम कहते हैं। या फिर ऐसे उद्यम जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक है, उन सभी उद्यमों को क्या कहा जाता है, सार्वजनिक उद्यम कहा जाता है, राइट। यहाँ पर हमारे देश में सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना लाभ अर्जन करने का जो था हित नहीं था, बल्कि इन उद्यमों की स्थापना सामाजिक एवं सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इनकी स्थापना की गई थी, राइट।
अगर हम सार्वजनिक उद्यमों की बात करें तो हमारे देश में जितने भी PSUs हैं उनकी स्थापना अलग अलग नियम के तहत हुई है, इसीलिए हमारे देश में जो है अलग अलग PSUs पाए जाते हैं। सबसे पहले हो जाएंगे विभागीय संगठन, या हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंटल PSUs, राइट। तो हमारे देश में रेलवे, दूरसंचार एवं डाकतार, ये जो है विभागीय, तो रेलवे, दूरसंचार एवं डाकतार जो उद्यम है इनकी स्थापना जो है वो विभागीय संगठन के तौर पर की गई है और इनका लाभ एवं हानि संचित निधि से संबंधित है। अर्थात रेलवे की बात हो, चाहे दूरसंचार की बात हो या डाकतार की बात हो, अगर इनमें घाटा हो या फायदा हो उसका सीधा जो भार है वो संचित निधि पर होता है। वहीं हमारे देश में कई जो उद्यम हैं या कई कंपनियां हैं उनकी स्थापना कंपनी अधिनियम के तहत की गई है, जैसे सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भेल, राइट, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इनकी स्थापना कंपनी अधिनियम के तहत की गई है और इनके लाभ एवं हानि के लिए ये स्वयं ही क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, राइट। वहीं लोक निगम या निगमित कंपनी, ये जो लोक निगम है या निगमित कंपनी है इनकी स्थापना अलग अलग अधिनियम से की गई है, जैसे ONGC, राइट, DVC, NTPC, ये प्रत्येक जो है इनके लिए अलग अलग क्या है, कानून है और ये भी अपने लाभ एवं हानि के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होते हैं, राइट। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर सार्वजनिक उद्यम की। अब हम बात करते हैं इनकी समस्याओं की। देखो, इनकी समस्याओं के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूं तो देखिए, यहां पर औद्योगिक रुग्णता, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं ये निजी क्षेत्र के उपक्रमों की तुलना में एक तो अविकसित अवस्थिति में है और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो PSUs हैं वो कई PSUs जो हैं लगातार घाटे में जा रही है, राइट। अब आप सोच रहे होंगे घाटे में जाने का कारण क्या, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs होते हैं, राइट, तो PSUs में वर्तमान समय में भाई शुरुआती जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें सार्वजनिक उद्यमों में अच्छा खासा विकास हुआ था, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर जो जितनी भी PSUs हैं इनका राजनीतिकरण हो गया। राजनीतिकरण से तात्पर्य यह है कि जो PSUs के जो हायर लेवल के ऑफिसर्स होते थे या जो PSUs के उच्च अधिकारी होते थे उन पदों पर राजनीतिक या राजनीति से प्रेरित व्यक्तियों का होना, राइट, इसमें कार्य कुशलता को महत्व ना देना, अयोग्य व्यक्तियों को प्रमोट करना, राइट, और जो प्रबंधन है वो अकुशल प्रबंधन, और इन सब कारणों की वजह से कई औद्योगिक इकाइयाँ रुग्ण इकाइयों में परिवर्तित हो गई हैं या कई इकाइयाँ जो हैं वो घाटे में चल रही हैं, राइट। अब यहाँ पर कई समितियों के गठन हुआ और उन समितियों ने ये कहा कि अगर हमको भाई जैसे निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो फायदे में होती, उसका कारण क्या होता है, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, मैनेजमेंट अच्छा होता है, वहाँ पर जो है योग्य व्यक्तियों को प्रमोट किया जाता है, जो फैसले होते हैं वो राजनीति से प्रेरित नहीं होते, वोट बैंक से प्रेरित नहीं होते हैं, वो कॉस्ट बेनिफिट को देखते हुए वहाँ पर जो है डिसीजंस लिए जाते हैं, राइट। तो इन समस्याओं के निदान के लिए एक अवसर था कि जो PSUs हैं उनको अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर देना चाहिए। भाई अगर हम पूरा स्वतंत्र कर देंगे तो फिर तो वो निजी क्षेत्र कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पर महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न जो है वो योजनाएं लाई गई ताकि ये जो जितनी भी कंपनियां हैं, जो जितनी भी PSUs हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी PSUs को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया तो फिर वो कंपनी जो है वो 5,000 करोड़ तक 5,000 करोड़ रुपए तक का व्यय करने के लिए स्वतंत्र होती है, उसको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं होगी। और जब गवर्नमेंट से परमिशन नहीं होगी तो सीधी सी बात है इसमें राजनीतिकरण भी क्या होगा,
कम होगा। भाई राजनीतिकरण कैसे होता है? भाई किसी भी कंपनी को अगर नई ब्रांच एक्सपेंड करना है, उसको नई मशीनरी इम्प्लांट करना है, तो वो सरकार से परमिशन लेगी, और सरकार से परमिशन लेगी तो सरकार फिर अपनी पार्टी का, अपनी वोट बैंक को देखते हुए वहाँ पर डिसीजन लेगी। इसीलिए यहाँ पर जब 500 करोड़ की जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जब कोई भी जो हायर ऑफिसर्स हैं वो 5000 करोड़ तक की निवेश परियोजनाओं को अपने स्तर पर डिसीजन लेंगे, तो उनका जो है एक तरीके से डिसीजन मेकिंग भी फास्ट होगा, वो कार्यकुशलता को भी बढ़ावा देंगे, राइट। जो स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होगी, और तरह तरह की जो सुविधाएं हैं वो जब उनको मिलेगी तो उससे एक और जहां वो घाटे से निकल जाएंगी, तो वहीं दूसरा मकसद भी होगा। दूसरा मकसद क्या होगा कि हमारी जो घरेलू जो कंपनियां हैं, घरेलू जो कंपनी है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करेंगी, अच्छा क्या करेंगी, परफॉर्म करेंगी। अर्थात हम एक और महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न का दर्जा देकर उन कंपनियों में निवेश की प्रक्रिया, कार्यकुशलता, फिर डिसीजन मेकिंग, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो वहीं हम उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बना रहे हैं, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो प्रतिस्पर्धा कर सकें। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये दर्जा देना क्यों अनिवार्य है, राइट। तो इसका जो कारण है वो मैंने बता दिया है कि ये घाटे में ना जाएं, राइट। इनकी जो है इनके उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी हो, राइट। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनके उत्पाद कॉम्पिटिट कर सकें या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसके लिए जो है महारत्न जो योजना है वो वर्ष 2009 से लागू की गई थी, राइट। तो जो महारत्न योजना है वो 2009 से जो है वो लागू की गई थी, और इसके साथ ही इस महारत्न योजना का उद्देश्य था कि जो बड़े उद्यम हैं उनको घरेलू बाजार के साथ ही वैश्विक बाजार में भी क्या करना, वैश्विक बाजार हेतु प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना, तैयार करना, उनको कई सुविधाएं उपलब्ध कराना, राइट। और इनकी संख्या कितनी है, 10 है, राइट। वैसे ही हम यहाँ पर नवरत्न एवं मिनी रत्न के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इन तीनों जो कंपनियों हैं उनकी परिभाषा क्या है, उनका महत्व क्या है, वो आपको साथ ही साथ बताता चलूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर महारत्न कंपनियों की। हमारे देश में कौन सी PSU को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा, उसके लिए 3 चीज़ें आप याद रखो, 5000, 15000 और 25000। ये तीनों चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली शर्त तो ये है कि अगर किसी कंपनी को नवरत्न का क्या है, दर्जा प्राप्त है, राइट। तो महारत्न कंपनी का दर्जा उस कंपनी को दिया जाएगा जिसके पास में नवरत्न कंपनी का क्या हो, दर्जा हो। दूसरी चीज, उस कंपनी का नेट प्रॉफिट, या फिर हम ये कहें कि 3 वर्षों में शुद्ध मुनाफा कितना होना चाहिए, 5000 करोड़ से अधिक हो, राइट। तो दूसरी शर्त है कि उस कंपनी का 3 वर्षों तक वार्षिक नेट प्रॉफिट या शुद्ध मुनाफा 5000 या उससे अधिक हो, उस कंपनी को यहाँ पर महारत्न का दर्जा दे सकते हैं। जो तीसरी बिंदु है वो ये है कि यदि कोई कंपनी 3 वर्षों तक उसका औसत निवल मूल्य, या जिसको हम कह सकते हैं नेटवर्थ, वो 15000 करोड़ से अधिक रहा हो, मतलब 3 वर्षों तक उसका शुद्ध जो मुनाफा है वो 5000 करोड़ से अधिक रहा हो, 3 वर्षों तक उसका वार्षिक जो नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ से अधिक हो, एवं अगला हो जाएगा कि 3 वर्षों तक जो उसका वार्षिक टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से अधिक हो। और ये मैंने बता दिया था कि 4 शर्तें बड़ी आसान है, राइट। वो कंपनी नवरत्न हो, पिछले 3 वर्षों तक उसका जो है शुद्ध मुनाफा 5000 करोड़ से अधिक हो, फिर उसका जो है निवल मूल्य, राइट, नेटवर्थ 15000 करोड़ से अधिक हो, और टर्नओवर
25,000 करोड़ से अधिक हो तो उस कंपनी को क्या कर देंगे, महारत्न का दर्जा दे देंगे। और जो महारत्न योजना है वो वर्ष 2009 से शुरू की गई थी और वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी है महारत्न कंपनियों की, 10 है। और किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा मिल जाएगा तो उससे फायदा क्या होगा वो भी समझिए। उससे फायदा ये होगा कि महारत्न कंपनी 5,000 करोड़ रुपए, राइट, 5,000 करोड़ रुपए, मैं इसको स्पष्ट तरीके से लिखता हूं कि वो जो कंपनी है वो 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए तक के लिए निवेश लेने के लिए, निवेश करने के लिए या व्यय करने के लिए वो क्या होती है, स्वतंत्र होती है। यहाँ पर दो चीज़ें समझना है, या तो 5,000 या उसकी जो कुल नेट वर्थ है, या फिर हम ये कहें कि उसका जो है निवल जो मूल्य है उसका कितना, 15%, ये इसका क्या होगा, फायदा होगा। तो कोई भी जो महारत्न कंपनी है वो 5,000 करोड़ रुपए तक या अपनी कुल नेटवर्थ के 15% तक को निवेश करने के लिए या व्यय करने के लिए स्वतंत्र होती है। अर्थात उसको सरकार से परमिशन नहीं लेना पड़ेगी, अर्थात वह सरकारी नियंत्रण से इतना पैसा खर्च करने के लिए स्वतंत्र होगी, जिससे उस कंपनी का मुनाफा भी बढ़ेगा और हो सकता है वो वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा कर पाए। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कौन सी, नवरत्न का दर्जा, राइट। नवरत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जो 100 में से 60 अंक प्राप्त करते हैं। ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो 100 में से 60 अंक प्राप्त कर ले तो उस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। और इन जो 100 अंक हैं ये अंक जो है 6 मापदंडों के माध्यम से दिए जाते हैं। ये 6 मापदंडों पर अगर कोई कंपनी खरी उतरती है तो उस कंपनी को यहाँ पर नवरत्न का दर्जा दे देंगे। पहला ये हो जाएगा कि कुल परिसंपत्ति की तुलना में विशुद्ध मुनाफा, उसकी जो कुल परिसंपत्ति है उसकी तुलना में उसको कितना लाभ हो रहा है, कितना उसका मुनाफा है, राइट। दूसरा, कुल उत्पादन लागत या सेवा लागत की तुलना में श्रम शक्ति का लागत कितनी होती है, राइट। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर पूंजी नियोज की तुलना में मूल्यह्रास से पहले का लाभ कितना है, ब्याज कितना है और उसने कर कितना दिया। तो पूंजी नियोज या पूंजी को निवेश करने की तुलना में मूल्यह्रास से पहले लाभ, ब्याज और कर कितना है, राइट। टर्नओवर की तुलना में मूल्यह्रास से पहले लाभ, ब्याज एवं कर कितना है, ये एवं है यहाँ पर, ब्याज एवं कर की स्थिति। और उसका अंतर क्षेत्रक जो है प्रदर्शन कैसा है। और छठवां जो हो जाएगा वो हो जाएगा शेयर, राइट, उसके शेयर की क्या स्थिति है। इन 6 मापदंडों के आधार पर अगर उसको 100 में से 60 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो उसको क्या है, 100 में से 60 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो उसको नवरत्न का दर्जा दिया जाएगा, राइट। अब यहाँ पर नवरत्न जो कंपनी है, नवरत्न कंपनी को क्या फायदा होता है वो समझिए। तो यहाँ पर जो नवरत्न कंपनी है वो 1,000 करोड़ या अपनी नेटवर्थ या निवल मूल्य के 15% तक निवेश या वह वो करने के लिए क्या होती है, स्वतंत्र होती है। तो ये दो चीजें समझनी है। जिस कंपनी के पास में नवरत्न का दर्जा होगा वो 1,000 करोड़ या फिर अपने निवल मूल्य के 15% तक का निवेश करने के लिए या व्यय करने के लिए स्वतंत्र होगी, राइट। याद हो गया, यहाँ पर महारत्न के लिए कितना था, 5,000 करोड़, तो 5,000 करोड़ या अपनी नेटवर्थ का 15% निवेश करने के लिए स्वतंत्र थी। वहीं नवरत्न कितने के लिए, 1,000 करोड़ या फिर हम ये कहें कि उसकी नेटवर्थ के 15% तक, राइट। अब यहां पर आ जाएगा मिनी रत्न, राइट।
तो जो मिनी रत्न कंपनियां होती हैं, मिनी रत्न कंपनियों को भी दो भागों में बांटा गया है, मिनी रत्न श्रेणी एक। अच्छा, यहां पर एक चीज और मैं बता दूं कि हमारे देश में मिनी रत्न की जो संख्या है वो कितनी है, 14 है, राइट। अगर हम 2020 तक की बात करें तो महारत्न 10 कंपनियां हैं, फिर नवरत्न 14 कंपनियां हैं, राइट। अब इसके बाद में हम देखते हैं मिनी रत्न एक। मिनी रत्न एक के लिए क्या शर्त है कि एक कंपनी जिसने पिछले 3 वर्षों में से किसी एक वर्ष में 30 करोड़ रुपए से अधिक लाभ के साथ लगातार 3 वर्षों तक मुनाफा कमाया हो, राइट। तो एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले 3 वर्षों में 30 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा कमाया हो, उस कंपनी को क्या कहते हैं, मिनी रत्न कंपनी कहते हैं, राइट। इन कंपनियों को क्या फायदा मिलता है, इन कंपनियों को यहां पर 500 करोड़ रुपए के निवेश की जो है स्वतंत्रता होती है। अर्थात महारत्न के लिए 5000 करोड़, राइट, नवरत्न के लिए 1000 करोड़, तो मिनी रत्न एक के लिए कितना है, 500 करोड़। ये कंपनियां 500 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए इनको सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, राइट। वहीं मिनी रत्न जो श्रेणी है सेकंड, ये कितनी है, तो ऐसी कंपनियां जो लगातार 3 वर्षों से लाभ अर्जन करने वाली कंपनियां होती हैं, अर्थात जो लगातार 3 वर्षों से मुनाफा कमा रही हैं, उनको मिनी रत्न श्रेणी सेकंड का दर्जा दिया जाता है। और ऐसी कंपनियां जो मिनी रत्न श्रेणी सेकंड हैं, उनको अपनी कुल शुद्ध मूल्य के 50% या 3000 करोड़ रुपए तक के ये निवेश करने के लिए ये सरकार से इनको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद हो गया पूरा का पूरा, महारत्न 5000 करोड़, फिर महारत्न 5000 करोड़, नवरत्न 1000 करोड़, मिनी रत्न एक 500 करोड़, और जो मिनी रत्न सेकेंड है वो 300 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए ये सरकार की बिना अनुमति के भी खर्च कर सकती हैं या निवेश कर सकती हैं, राइट। वहीं पर महारत्न कंपनियां 10 हैं, नवरत्न 14 हैं, और अगर मिनी रत्न की बात करें तो मिनी रत्न जो श्रेणी एक है, राइट, मिनी रत्न जो श्रेणी एक है, इनकी जो संख्या है वो 61, यहाँ पर इनकी संख्या 61 है, और मिनी रत्न सेकंड की जो संख्या है वो कितनी है, 12 है, राइट। तो इस तरीके से ये हमने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।